सुप्रभात, नमस्ते। हम आज भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज या भाषा की विशेषताओं को देखेंगे। प्रत्येक मनुष्य ये जानता है कि जब हमारा किसी वस्तु से संपर्क होता है तो हमारे अंदर एक लहर उत्पन्न होती है। ये लहर फिर हमारे बाह्य इंद्रियों अर्थात आँख, नाक, कान, त्वचा आदि से टकराती है और वह वस्तु जिस इंद्रिय विषय से संबंध रखती है उसमें एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न कर देती है। ये उत्तेजना अंतर्मुखी स्नायु के द्वारा स्वरोत्पादक तथा शब्दोत्पादक स्नायुओं में से होती हुई हमारे वाग्यंत्र तक पहुंचती है और मुख के द्वारा व्यक्त ध्वनियों के रूप में बाहर प्रकट होती है। यह सार्थक ध्वनि संकेत ही भाषा है। इस प्रकार की परिभाषा हमने भाषा की देखी है। या कई विद्वानों ने भाषा की परिभाषा ध्वनि चिन्हों को, वाग्यंत्र से निकलने वाली वायु को या मानव वाग्यंत्र से निकलने वाली उच्चरित ध्वनियों को भाषा कहाँ है। हमने कई प्रकार की भाषाओं के अंतर्गत अव्याप्ति, अतिव्याप्ति जैसे दोषों से बचकर परिभाषाओं की निर्मित करने की कोशिश की है। बल्कि निश्चित ऐसी परिभाषा बनवाना बड़ा मुश्किल कार्य हो चुका है। तो भी हम इन परिभाषाओं के आधार पर भाषा की जो आधार है, एक मुझे लगता है कि भाषा के दो प्रकार के आधार होते हैं। एक भौतिक आधार होता है और दूसरा उसका मानसिक आधार होता है। भौतिक आधार के अंतर्गत मुख्य और दृश्य मनुष्य का शरीर होता है। भौतिक आधार के अंतर्गत अगर कोई सहारा होता है भाषा के लिए तो भाषा के लिए मुख्य और दृश्य आधार मनुष्य का शरीर होता है। अगर मनुष्य का शरीर ही नहीं हो सकता तो शायद उसके जो संकेत है, संप्रेषण है या लेन देन है या इंगित है या इंद्रियों को स्पर्श संपर्क होने वाली जो क्रिया है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती। शायद इसलिए कहा जाता है कि भाषा का भौतिक आधार ये मनुष्य का शरीर है। हम देखते हैं कि मन में विचार उठते हैं। उठते ही वे विचार स्थूल अंग काम करते जाते हैं। हाथ, आँख, नाक, हाथ, चेहरे के विकार, स्वर का उतार चढ़ाव, उच्चारण का वेग, अवयव तथा वर्णात्मक ध्वनियाँ आदि सभी विचारों की अभिव्यक्ति में तल्लीन हो जाता है। उच्चारण करते वक्त, ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त, शब्दों का उच्चारण करते वक्त मनुष्य की तल्लीनता, फिर शायद उसके अंतर्गत हाथ हो सकते हैं, नाक हो सकता है, जीवा हो सकती है, मुख विवर हो सकता है या अन्य कई शरीर के उसके अवयव हो सकते हैं। सभी प्रकार से उसके अवयवों के अंतर्गत चेतना निर्माण होती है और उसी चेतना को अपने मन के या मस्तिष्क के अंतर्गत के विचारों को वो ध्वनि यंत्र के द्वारा प्रकटित करने का काम करता है। इसलिए शायद ये कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर ही उसका भौतिक आधार है, यानी बाह्य साधन है। और दूसरा जो उसका आधार बतलाया जा सकता है कि मानसिक आधार, वो मानसिक आधार भाषा का प्राण या आत्मा है। वक्ता को प्रत्येक ध्वनि के साथ उसका मन या मस्तिष्क काम कर रहा होता है। विचारों के अनुसार उनके चित्र, शब्द और वाक्यों में प्रकटित होते हैं। तो शायद वहीं पे लगता है कि हम जो कहते हैं या सुनते हैं उसके स्मृति चित्र हमारे मन पर बनाए जाते हैं या बनते हैं। ये स्मृति चित्र ही भाषा को भावात्मक अंग का निर्माण करते हुए दिखाई देती है। इसी प्रकार की संकल्पना भाषा के दो प्रकार के आधारों को लेकर प्रचलित है। एक भौतिक आधार, दूसरा मानसिक आधार। यानी मानसिक आधार के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की छवि निर्माण होने की कोशिश होती है और वही छवि शायद मनुष्य तक या सामने वाले तक पहुंचने की कोशिश करती है। दूसरी बात यह है कि भाषा की प्रकृति जब हम देखते हैं कि प्रत्येक भाषा की प्रकृति एक समान होती है। देखिए, प्रत्येक भाषा की प्रकृति एक समान होती है और भाषा संबंधी कुछ विशेषताएं भी ऐसी होती हैं। प्रकृति और विशेषताएं
प्रत्येक भाषा के अंतर्गत कुछ मायने में एक जैसी होती हुई दिखाई देती है, जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है, जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अपनी मराठी भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। शायद प्रत्येक व्यक्ति व्याकरणिक दृष्टिकोण से, नियमों से भाषा को भिन्न बनाता हुआ महसूस होता है, और यह सत्य भी है कि भाषा अपने व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत जब बंदिस्त बनती है या जकड़ी जाती है, तभी भाषा का भाषा का विकास जो प्रवाह के साथ होता है, उस प्रवाह के अंतर्गत थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ महसूस होता है, या रोड़ा लगा हुआ महसूस होता है। क्योंकि भाषा जब व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत बनती है, फिर स्वर से लेकर व्यंजन तक या उच्चारण के अंतर्गत आने वाले पड़ाव, उतार चढ़ाव, इन सबको लेकर भाषा के अंतर्गत शायद थोड़ी बहुत विशेषताएं समान रूप से आपको दिखाई देंगी। कहने का मतलब यह है कि जिस वक्त हम भाषा की प्रकृति या नेचर ऑफ लैंग्वेज देखते हैं या भाषा की विशेषताओं को देखते हैं, तो भाषा की विशेषताओं को देखते वक्त भाषा को सामान्य व्यवहार में हम मातृभाषा ही कहते हैं। ये बात ये भी महत्वपूर्ण है कि भाषा को सामान्य रूप से हम मातृभाषा ही कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रारंभ में अपनी माता से ही भाषा सीखता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रारंभ में अपने माता से ही भाषा सीखता है, और भाषा सीखते सीखते शायद मनुष्य में विचारों की अभिव्यक्ति की शक्ति निसर्गदत्त होती है। भाषा तो माँ से सीखता है, उसके उंगली को पकड़कर चलना सीखता है। उस तरह से तोतली बोली के अंतर्गत भाषा बोलना भी मनुष्य सीखता है, बल्कि जो उसकी शक्ति होती है, अभिव्यक्ति की शक्ति या प्रकटीकरण की शक्ति, वैचारिकता को व्यक्त करने की शक्ति, वह उसके अंतर्गत नैसर्गिक रीत्या मौजूद होती है। किंतु माता तथा पारिवारिक लोग ये उससे लोक भाषा सिखाते हैं। माता तथा पारिवारिक लोग उसे लोक भाषा सिखाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाषा पौत्रक संपत्ति है। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा पौत्रक संपत्ति है, लेकिन यह मानना उचित नहीं है। क्योंकि यदि भारत में जन्म लेने के बाद एक बालक को जन्म के कुछ दिन पश्चात ही जापान के अंतर्गत ले जाकर छोड़ दिया, जापान में वह पाल पोस कर बड़ा हुआ, वही जापानी भाषा का उपयोग वह करने लगा, अर्थात हमें कहना चाहिए कि भाषा पौत्रक संपत्ति नहीं है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा ये पूर्वजों की देन कई मायने में हो सकती है, लेकिन उस छोटे से शिशु का अगर स्थलांतर होता है, एक जगह पर से दूसरी जगह पर वह चला जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह चला जाता है, वहीं पे प्रचलित लोक भाषा का वह प्रयोग करने लगता है, तो वो वहीं पे सामाजिक भाषा को वह सीखता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाषा यह सामाजिक संपत्ति है। अब उसकी एक एक करके विशेषताओं को हम देखने की कोशिश करेंगे। नंबर एक की विशेषता, उसके सीक्वेंस या नंबर जो है, क्रमांक जो है, वो नीचे ऊपर हो सकते हैं, बल्कि भाषा की जो विशेषता है वह कई प्रकार की हो सकती है। कोई कहता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, कोई कहता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, लैंग्वेज ये अर्जित संपत्ति नहीं है। कोई कहता है इस जगह पर पूरी तरह से दोगली अवस्था होती है, क्योंकि मनुष्य अपने चारों ओर के समाज और वातावरण से भाषा सीखता है। मनुष्य अपने चारों ओर के समाज और वातावरण से भाषा सीखता है, क्योंकि मनुष्य यह समाजशील प्राणी है, समाज में रहता है, समाज से उसकी कोई लेन देन है, और लेन देन होने की वजह से मनुष्य समाज के अंतर्गत के चहु दिशाओं के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं को लेकर, वातावरण को लेकर, समाज को लेकर भाषा को सीखता है। बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हमने जन्म भारत में लिया है, भारत में उत्पन्न बालक इंग्लैंड में रहकर इसलिए अंग्रेजी बोलने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर अंग्रेजी का वातावरण रहता है, उसके
चारों ओर अंग्रेजी का वातावरण रहता है, अंततः स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों की अर्जित की जाती है। भाषा मनुष्य किस तरह से सीखता है कि आसपास के वातावरण से भाषा को मनुष्य अर्जित कर सकता है या सीखता है।